बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बेटा। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल है। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है दैट एलील्स एंड जीनोटाइप ऑफ अ पॉपुलेशन remain the same until unless factors affect them. The frequency of alleles and genotype they remain same of a population until unless some factors affect these frequencies. एक पॉपुलेशन की जो जीनोटाइप होती है तो वो बेटा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये थ्योरी पेश की, ये बल्कि प्रिंसिपल, ये लॉ पेश किया दो साइंटिस्ट हार्डे प्लस वाइनबर्ग इन 1980s। 1980s के अंदर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल पेश किया और इस प्रिंसिपल को बकायदा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बेटा एक इक्वेशन ड्राइव की जिसको हम हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन कहते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू 1। ये बेटा अगर आप इसको देखें तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। इट इज बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या मतलब बेटा, ये एक्चुअली ये है होल स्क्वायर p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंशन करते हैं इसकी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। एक्चुअली में ये इक्वेशन बायनोमियल एक्सपेंशन का मतलब है कि ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है जिसको हम ओपन करते हैं। ये जो इक्वेशन होती है इट इज used for calculating the frequencies of alleles in population। पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए ये जो इक्वेशन है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल in population a gene frequency P and Q both are alleles are calculated। P और Q दोनों को ये अलील हैं, अलील ऑफ अ सेम जीन। मतलब आपको पता है बेटा कि जीन पेयर का जो पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर, जो जीन्स होते हैं दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर। तो जो पार्टनर होते हैं हम उसको अलील कहते हैं। तो ये जो अलील्स होते हैं जैसे एक का P है और दूसरे का Q है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करते हैं बाय फॉर्मिंग दिस इक्वेशन जिसको हम P प्लस Q कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको मैं इसको रेज कर सकूं। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर imaginary flower population
इमेजिनरी लार्ज पॉपुलेशन इन अ फील्ड, आप एक इमेजिन करेंगे उसमें पी की वैल्यू 0.8 है, क्यू की वैल्यू 0.2 कैलकुलेट आपने की, तो जब आप P प्लस Q करेंगे दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों की जो कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू द कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी will be equal to 100%, जो कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू 100%। हम इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम एक दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P प्लस Q इज इक्वल टू 1, आप P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, 1 माइनस Q। अच्छा, इसी तरह आप इसमें Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू, इसको देखते हुए Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, मतलब आप अगर एक एलील की फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है तो इस इक्वेशन की मदद से आप दूसरे एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इन दोनों इक्वेशंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आपने इसको भी अपने कीवर्ड में ज़हन में रखना है। चलिए बेटा, जब हम बात करते हैं कि ये तो एलील है, लेकिन when we talk about combining of alleles during फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, तो उसमें क्या सूरत हाल होगी जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो आपने बेटा याद रखना है, जब देखिएगा P आपने कहा था इसकी वैल्यू है ऊपर ये वाली 0.08। अच्छा, अब ये कंबाइन हो गया, मतलब ये P स्क्वायर हो गया। P स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप जरा इसका मतलब है ये 0.8 स्क्वायर हो गया। 0.8 स्क्वायर का मतलब है कि इट इज गॉट 0.64। अच्छा, अगर आप Q की वैल्यू आपने कंसीडर की 0.02, तो आप इसका Q का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.2 स्क्वायर, दैट विल बी 0.04। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें बेटा, जब हम कंबाइन करते हैं तो इस इक्वेशन को जरा मद्देनजर रखें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, जब आप इसको बेटा कहते हैं तो ये 2PQ जरा देखिएगा, 2PQ इज इक्वल टू, ये वैल्यू जरा P की लगाएं 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये Q की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू जो फॉर्मूला वैल्यू है ये आप ऐड करें तो ये 0.32 बनता है। अब अगर आप बेटा इसको टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास ये वैल्यू, अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 0, ये आपके पास 0, ये आपके पास 1, तो इसका मतलब है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, विच इज हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल है। मतलब आप इसको हैप्लॉइड पे अप्लाई करें तब भी ये 1 है, आप इसको डिप्लॉइड पे अप्लाई करें तब भी 1 है, मतलब होल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अगर आप किसी एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा आपने याद रखनी है, जब आप बात करते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज इक्वल टू 1, तो तब 1 तब होगी when the frequency in equilibrium, जब पॉपुलेशन सारी की सारी इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरा बेटा पूछें, उसके बाद मैं आपको इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी करवाने लगा। फिर रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा चल बेटा, हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल ये है कि जिसमें आप कहते हैं कि the allele frequency या gene frequency remains same throughout a population, that is called हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल। मैंने आपसे कहा बेटा ये दो साइंटिस्ट हैं,
एक हार्डी है और एक वाइनबर्ग है। इन 1908 दोनों ने मिलकर इस लॉ को प्रेजेंट किया और दोनों ने बकायदा तौर पर इसको प्रेजेंट करते हुए इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी प्रोवाइड किए। अच्छा, जब बेटा ये बात करते हैं हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल की, तो मैंने आपसे कहा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल लॉ की इक्वेशन है, जिसको हम हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन का नाम भी देते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रहती है, तब रहती है 1 व्हेन द पॉपुलेशन इज एट इक्विलिब्रियम। जब पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम मिलती है, इक्वेशन की वैल्यू 1 रहती है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। किसकी? p प्लस क्यू होल स्क्वायर की। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के तौर पे हम इसको देख रहे होते हैं। इसमें जो p है वो जीन के एक एलील को रिप्रेजेंट करता है, जो q है वो जीन के दूसरे एलील को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब आप बेटा इसकी बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन को अगर आप लेट्स से एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं, तो इस एग्जांपल से कंसीडर करेंगे कि एक एलील जो कि डोमिनेंट है वो 0.08 है, एक एलील जो कि रिसेसिव है वो 0.2 है। अच्छा, जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, जब ये तो आपने लिया ना हैप्लॉइड की सूरत में, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉइड की सूरत में लेंगे तो तब भी बेटा इसकी वैल्यू 1 आएगी। वो कैसे आएगी वो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। अच्छा, आप इस इक्वेशन की मदद से p प्लस क्यू की मदद से आप p की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी अगर एक एलील की वैल्यू आपको पता है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू नो द वैल्यू ऑफ p, आप q की वैल्यू सॉरी आपको पता है वैल्यू q का, आप p की फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है वैल्यू ऑफ p, आप q को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह से आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। किसी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आपको नाउन है तो दूसरे की आपको फाइंड आउट करने में ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं ये हेल्प करेंगी। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से ऊपर ऊपर तो हम बात कर रहे हैं कि हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ से नीचे नीचे जब आप डिप्लॉइड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ दो गमीट इकट्ठे हो गए, फर्टिलाइजेस ईच अदर। इसका मतलब है ये जो p है, नाउ इट गॉट p स्क्वायर है, दो गमीट इकट्ठे हो गए। जो q है इट गॉट q स्क्वायर। अच्छा, फिर ये जो 2pq है, इट इज फॉर्मूला, ये तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है। अच्छा, p की वैल्यू आपके पास 0.8 है। अच्छा, इसका स्क्वायर लेने से आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0.64। अच्छा, q अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है 0.2 का स्क्वायर लिया तो वो 0.04 हो गया। अगर ये 2pq है तो 0.8 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.32। जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो वैल्यू विल बी 1, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। आप इसको डिप्लॉइड फॉर्म में अप्लाई करें, आप इसको हैप्लॉइड फॉर्म में अप्लाई करें, दोनों केसेस में जो वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी 100% आएगी। ये जो आपको बोला हमने लिखा है p इज इक्वल टू 1 माइनस q, जब हमने a की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो ये सिर्फ डिप्लॉइड के लिए होगा? ये सिर्फ हैप्लॉइड के लिए होगा जब आप इसको यूज करते हैं। अगर डिप्लॉइड की फाइंड करनी डिप्लॉइड, है फिर? अच्छा डिप्लॉइड आपने करना बेटा तो आप इसको इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें। और सर जो आपने इसके ऊपर वाली लाइन लिखी है कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 100%, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100% का मतलब ये है, जरा देखिएगा, कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी 100 का मतलब ये है बेटा कि जब हमें इन सबको जमा करें तो वो 100% आए। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। फॉर एग्जांपल आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे दैट विल बी 64। अगर आप इसकी निकालेंगे दैट विल बी 0.4। अच्छा, अगर आप इसकी निकालेंगे 32। मतलब इस तरीके से अगर आप इसकी निकालेंगे तो ये आपको 0, ये आप इसको जरा जमा कीजिएगा प्लीज, 8 मतलब ये 4% आएगी, सॉरी 4%, 0 ये 6, ये 100%। मतलब अगर आप इसको टोटल परसेंटेज में लेकर आएंगे तो इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देते होते हैं। जब आप इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे मतलब आउट ऑफ 100 इट इज 64%।
आउट ऑफ 100 इट इज 4%, आउट ऑफ 100 इट इज 32%। जब आप सारों को जमा करेंगे 100%, तो जो कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी इन तीनों की है दैट विल बी 100%। मतलब इसमें हम जब भी कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने बेटा उसके साथ एक वर्ड इस्तेमाल करना है, इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पी डोमिनेंट एलील, इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। मतलब एक फ्रीक्वेंसी के अंदर ये 64% डोमिनेंट है, ये आप इसको कह सकते हैं, ये जरा देखिएगा, इट इज डोमिनेंट, इट इज रिसेसिव, तो फिर ये क्या है, इट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, पी क्यू, है ना। पी क्यू का मतलब क्या होता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस है। ये कौन सी है, कंसीडरिंग लेट्स से ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस ए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए जी इसको स्क्रीनशॉट ले आपने लें। क्या कहा है कि डिप्लॉयड में किसका स्क्वायर लेना है? देखो ना बेटा, ये डिप्लॉयड में आपने पी वैल्यू ये है 0.8, आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 0.8, यानी पी का स्क्वायर लेंगे, क्यू का स्क्वायर लेंगे, 2pq, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है उसमें आप ऐड करेंगे, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं ना, ये वाली। जी सर, और इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं ये वाले टॉपिक में से? मैं आपको बताता हूँ एट द एंड ऑफ द टॉपिक, इसमें आपको सर ये 100% रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और कंबाइनिंग फ्रीक्वेंसी भी। जो कंबाइन होते हैं ना बेटा, इट इज 100%। अब रिलेटिव क्या है भला, 64% इज रिलेटिव टू 4% एंड 32%, इसको हम रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि आप इन तीनों वैल्यूज को जमा करें तो ये 100 आए, इसको हम रिलेटिव कहते हैं। सर अगर हमने डिप्लॉयड में सिर्फ एलील्स फाइंड करनी हो, यानी कॉम्बिनेशन ही सिर्फ एलील्स, तो हम ऊपर वाला डिप्लॉयड में नहीं लगा सकते? क्वेश्चन फिर पूछेगा, आपकी आवाज कट गई है। सर मैंने कहा है कि अगर हमने डिप्लॉयड में सिर्फ एलील्स फाइंड करनी हो तो हम ऊपर वाला रिलेशन डिप्लॉयड में नहीं लगा सकते? ये वाला? जी सर, कॉम्बिनेशन ही सिर्फ एलील्स। अगर बेटा आपने करना है तो फिर देखो ना, अगर आपको वो देगा ना इन अ पॉपुलेशन अ सिंगल अलील, एक अलील की अगर देगा तो वो आपको कहेगा कि क्यू की वैल्यू आपके पास 0.2 है, अच्छा पी की वैल्यू आपके पास 0.8 है। अच्छा लेकिन अगर वो आपको कहेगा एक जीन की वैल्यू, तो फिर बेटा वो आपको पी स्क्वायर की वैल्यू देगा, फिर वो आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू देगा, वो ऐसे करेगा। क्वेश्चन पूछने के अंदाज से पता चल जाता है कि इट इज आस्किंग अबाउट द डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ओनली। हम जब अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द affecting जीन और अलील फ्रीक्वेंसी। जीन या फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने के लिए कौन से हैं, ये बात बेटा अपने ध्यान में रखनी है। एवरी लॉ इन द वर्ल्ड, जो भी लॉ दुनिया में प्रेजेंट हुआ या अभी तक मौजूद है, उसकी एक प्रेमिसेस होती हैं, उसकी एक हद होती है, उस हद के बाहर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हार्डे और वाइमरन ने ये काम किया तो उन्होंने कहा ये 5 फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिनसे बाहर जाके ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, समझ गई। तो हर लॉ की एक हदूदो क़यूद होती है, उसके बाहर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ये भी लॉ की 5 आप समझ लें कि 5 उन्होंने आपको हद दी हुई है, 5 एक बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्री से क्रॉस करेंगे तो आपके लिए ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला फैक्टर है वो है म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गई तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों, जरा देखिएगा, इट इज सोर्स ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। ये तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस का एक जरिया है भाई। और जब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया तो ऊपर याद करें मैंने आपको लेक्चर में कहा था कि एट इक्विलिब्रियम हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं वो 1 के बराबर हैं, बट व्हेन द पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम, अच्छा अगर पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम नहीं रहा ड्यू टू दिस म्यूटेशन, हार्डी वाइनबर्ग एप्लीकेबल नहीं होगा।
अच्छा, उसके बाद है जी माइग्रेशन, द सेकंड वन। माइग्रेशन, it is very potent agent of change in frequency। ये चेंज का बड़ा बहुत पोटेंशियल है इसमें कि ये जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। इसमें दोनों इमाइग्रेशन प्लस इमिग्रेशन दोनों might affect the gene frequency। दोनों के दोनों इमाइग्रेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल लाहौर से आप एक लाहौर को कंसीडर कर लें, लाहौर से कोई एनिमल उठा और वो बाहर चला गया, उसको हम इमाइग्रेशन, यानी पाकिस्तान से बाहर जाए तो इमाइग्रेशन, पाकिस्तान की तरफ आए इमिग्रेशन। दोनों जो माइग्रेशन होती हैं यानी अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, दोनों जो होते हैं वो जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो तीसरा फैक्टर है वो है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है it is change in allelic frequency at a locus। एक पॉइंट के ऊपर जो चेंज आता है अलील का, हम उसको बेटा कहते हैं कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अच्छा, स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर, स्मॉलर पॉपुलेशन माइट बी अफेक्टेड। स्मॉलर जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जिसके पॉपुलेशन के जिसके मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से इतनी ज्यादा मुतासिर नहीं हो सकते। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये है नॉन रैंडम मीटिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉन रैंडम मीटिंग का मतलब होता है इनब्रीडिंग is its कॉमन फॉर्म। इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक ही बार बार रैंडम मीटिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मेट करते हैं, किसी एक पार्टनर के साथ, कभी दूसरे पार्टनर के साथ, कभी तीसरे पार्टनर के साथ, तो ये इनब्रीडिंग होती है। वो नॉन रैंडम वो होती है रैंडम मीटिंग, कभी एक पार्टनर को, कभी दूसरे पार्टनर के साथ मीटिंग, कभी तीसरे पार्टनर के साथ मीटिंग। एनिमल्स ऐसा करते रहते हैं, लेकिन अगर वो अपने पार्टनर को फिक्स कर ले तो हम उसको कहते हैं इनब्रीडिंग इज इट्स कॉमन फॉर्म। इनब्रीडिंग इज इट्स कॉमन फॉर्म। अच्छा, फिर it does not alter the gene frequency। ये किसी का माइक खुला हुआ है, भी काइंडली इसको बंद कर दें। फ्रीक्वेंसी ये अकेला इतना ज्यादा इफेक्ट, भी किसी का माइक खुला हुआ है प्लीज, भी किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली जरा इसको बंद करें। जो नॉन रैंडम मीटिंग होती है वो इतना ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं करती, लेकिन करती जरूर है, बट इट्स अ लेसर एक्सटेंट। मतलब बहुत कम इसको इफेक्ट करती है। मतलब दूसरे जो नॉन रैंडम मीटिंग है ये दूसरे फैक्टर्स के साथ मिलके इसको जरूर इफेक्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद बेटा सिलेक्शन है, जो नंबर 5 है, दैट इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। सिलेक्शन selection can be natural or artificial। नेचुरल सिलेक्शन क्या होगी? इसमें एनवायरमेंट चेंज,
नेचुरल सिलेक्शन होगी। इसमें क्या होगा, कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड, कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है बाय ब्रीडर्स। जो ब्रीडर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और वो कैरेक्टर को सिलेक्ट करके आगे लेकर चलते हैं, हम इसको कहते हैं बेटा ये सिलेक्शन है। अब दोनों सूरतों में ये जो सिलेक्शन होती है ये कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो करती है, कुछ कैरेक्टर को पिक कर लिया, बाकी कैरेक्टर को छोड़ दिए। अब जिन कैरेक्टर्स को उसने छोड़ दिया दे विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दैट विल बी चेंज। और जब वो पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाएंगे इसका मतलब है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल फिर एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह जब आर्टिफिशियली किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया जाए और बाकी कैरेक्टर्स को निगलेक्ट कर दिया जाए तो जो कैरेक्टर निगलेक्ट हो जाते हैं वो पॉपुलेशन में से निकल जाते हैं। जब वो पॉपुलेशन में से निकल जाते हैं तो फिर हम कहते हैं हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल कब है, वो एप्लीकेबल तब है जब पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहती है। और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों फैक्टर ऐसे हैं जो कि कभी भी पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं आने देते। जब ये नहीं आने देंगे तो इन सूरत के अंदर जो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल है या जो उसकी इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जरा सुन लीजिएगा एक दफा। भैया माइक किसी का ओपन है, प्लीज इसको जरा बंद कीजिएगा। मैंने बेटा आपसे कहा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, हर प्रिंसिपल की अपनी हदूदों की यूद होती हैं जिसके अंदर रहते हुए वो एप्लीकेबल होता है। अगर उस हदूदों की को हम क्रॉस करेंगे तो उस बाउंड्रीज को हम क्रॉस करेंगे तो वो कभी भी एप्लीकेबल फॉर्म में नहीं रहता। फॉर एग्जांपल हार्डी-वाइनबर्ग दोनों ने कहा कि जो म्यूटेशन है इट इज अल्टीमेट सोर्स जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। और ये कभी भी अकेला ये जो म्यूटेशन है ये जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, ये बाकी सबके साथ मिलके अपना असर दिखाएगा। माइग्रेशन ये इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि फॉर एग्जांपल 10 से 15 मेंबर पॉपुलेशन को छोड़ गए तो अपने साथ कुछ यूनिक कैरेक्टर अपने साथ ले गए। अब देख लें कि वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो वो बेटा जो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इमाइग्रेशन यानी अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन टूवर्ड्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, अब जीन ऐड हो गया। जब वो इमाइग्रेशन की सूरत में जीन लेफ्ट आउट द पॉपुलेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है जीन एडेड हो गए। दोनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, जब दोनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो ये जीन फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो सकती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी एट अ लोकस से स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन जो लार्जर पॉपुलेशन होती है उसमें ये नेग्लेक्टेबल पॉइंट होता है। नॉन रेंडमिंग मेटिंग का मतलब होता है इन ब्रीडिंग इज इट्स कॉमन फॉर्म। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक ही पार्टनर के साथ बार बार वो अपना मीटिंग करता है। जब एक ही बेटा पार्टनर के साथ वो बार बार मीटिंग करेगा तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पॉपुलेशन के अंदर इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जब इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो ये जो हार्डी-वाइनबर्ग इक्वेशन है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इसी तरह सिलेक्शन है, आप कहते हैं ये सिलेक्शन एक ऐसा टूल है जो कि इन्वायरमेंटल नेचुरल भी हो सकता है। एक चीज को सिलेक्ट कर लिया गया। मुजम्मिल साहब काइंडली जरा इस बच्चे का माइक ऑफ करवा दें यार, किसी बच्चे का माइक खुला है उसको पता नहीं चल रहा लेकिन माइक अच्छा। सिलेक्शन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर लिया गया, बाकी को नेग्लेक्ट कर लिया गया। अब देखिए ना ये नेचुरल भी है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सम ऑर्गेनिजम्स आर सिलेक्टेड, सम आर रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट हो गए वो डेड हो गए। अच्छा, जब कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया गया तो जो बात कैरेक्टर होते हैं वो बेटा नेग्लेक्ट के में से निकल जाएंगे, इसका मतलब पॉपुलेशन फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रही। जब कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं ब्रीडर्स से होते हैं, कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और बास कैरेक्टर्स को वो निगलेक्ट करते हैं। जब बास कैरेक्टर को निगलेक्ट करेंगे तो फिर बेटा हम उसको कहते हैं कि इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इसमें भी इक्विलिब्रियम में कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा जरूर पूछ लें। सर ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का बता दें कि क्यों मतलब होती है, क्या चीज है?
ना बेटा, एक अलील, लोकस का मतलब होता है क्रोमोसोम के ऊपर एक अलील। फॉर एग्जांपल ये है ए, कैपिटल ए। अच्छा, यहां से ये उठ के किसी और क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे चला गया। अब यहां से ये निकल गया, हम इसको कहते हैं ये ड्रिफ्टिंग हो गई, जगह चेंज कर गया। जब ये ड्रिफ्ट हो जाएगा हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, लेकिन बेटा रहेगा तो उसी पॉपुलेशन में ना, रहेगा तो वहीं पे ना। तो वहीं पे रहते हुए ये कम एक्स है, मैंने लिखा ना कि ये कम स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर तो ये अकाउंट हो सकता है, लेकिन लार्जर पॉपुलेशन के अंदर ये काउंट नहीं होता, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उसने पोजीशन चेंज की है। और कुछ चीजें सर ये जो सर नॉन ये सर ये हैप्लॉइड्स में भी चेंज कर सकता है पोजीशन। बेटा हैप्लॉइड में जरा आपका माइक ऑफ है। उन्होंने सारी ऑफ कर दी। अच्छा, इन हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम, इन हार्डी वाइनबर्ग। सर जी बेटा। सर जी जो हमने पढ़ा था नॉन रैंडम मीटिंग, इसमें जब पार्टनर जी फिक्स्ड हो जाता है, जब पार्टनर फिक्स्ड हो जाते हैं तो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन भी कम आएगी जब पार्टनर ही फिक्स्ड है, तो फिर इसमें कैसे चेंज आएगी? हाँ, ये बेटा बड़ा अच्छा करेक्टर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, एक इंडिविजुअल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके पास बड़े यूनिक करेक्टर हैं। अच्छा, जब उसके पास बड़े यूनिक करेक्टर होते हैं तो वो बेटा अगर वो सिर्फ दो पार्टनर फिक्स हो जाते हैं तो वो करेक्टर पॉपुलेशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। जब वो करेक्टर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो उस वक्त हम कहते हैं कि खतरा होता है कि ये करेक्टर पॉपुलेशन से निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो करेक्टर हैं ही सिर्फ दोनों के पास और वो करेक्टर दोनों के पास है, दोनों की डेथ हो गई है, वो करेक्टर तो निकल गया ना। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रैंडम मेटिंग है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए एक पार्टनर का फिक्स होना ऐसे समझ लें कि पॉपुलेशन को खराब करने वाली बात होती है। अच्छा, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने जहां तक इसको पढ़ा भी है कि जैसे जैसे एनिमल्स होते हैं वो अपने पार्टनर्स को फिक्स करने की पोजीशन में आते हैं, वैसे 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 इनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाते हैं। अब अगर जैसे जैसे वो वेरिएशन आती हैं, वो वेरिएशन करेक्ट की सूरत में आती हैं और वो वेरिएशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पूरी पॉपुलेशन में। हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, वो फिर पोल्स नहीं बनते, मतलब जेनेटिक पोल नहीं बनते। आप समझ लें कि फ्रीक्वेंसी 2 तक महदूद नहीं रहती, 5 तक महदूद नहीं रहती। वो करेक्टर पूरी की पूरी पॉपुलेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इसका मतलब ये है। अच्छा जी, in Hardy-Weinberg equation, homozygous dominant individual, homozygous
dominant individuals in a population is represented by a p square b 2pq c q square d q। जल्दी से बेटा, डोमिनेंट को हम किस से डिनोट करते हैं? p square alpha option. The option is alpha option is correct. चलो मेरा बेटा, in equation p plus q is equal to 1, if frequency of one allele that is dominant is 0.90, then what will be frequency of recessive? 0.10। आप एप्लीकेबल तो करें ना, p plus q is equal to 1। अब इसकी आपको मालूम है ना, इसकी आपने फाइंड आउट करनी है q की, क्योंकि ये रिसेसिव है, तो q is equal to 1 minus 0.9 and q is equal to 0.1। आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? चलिए जी, ये भी हमारा जो चैप्टर है, ये भी हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह फिर हम इसको बायोटेक्नोलॉजी खत्म करेंगे। अच्छा बेटा, आपने इस सूरत में परेशान नहीं होना कि जो आपका सिलेबस है वो बहुत पीछे है। ऐसा है कि चूंकि जब हम लाइव चलते हैं तो जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें जो हमारा टॉपिक होता है वो बड़ी जल्दी कंप्लीट होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना ऑनलाइन में, तो बाद का सिग्नल्स यहाँ पे वीक हो जाते हैं, बाद का आप लोगों के अपने सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि आवाज की डिस्टॉर्शन हो जाती है, फिर रुक जाते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर रिपीट करते हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि जो एक लेक्चर का काम लाइव क्लासेस हैं वो यहाँ पे आके 2 से 3 लेक्चर में होता है। मैं तो बल्कि बाज़ बात ऐसा कहता हूँ कि अगर हम लाइव होते हैं ना, तो अभी तक हमारा जो सिलेबस है, जो 19 जो पॉइंट हैं यूएचएस के, वो कंप्लीट हो जाने थे, लेकिन अभी हमारे तकरीबन 5 पॉइंट जो हैं वो बाकी रह गए, तो इंशाल्लाह हम उसको भी खत्म करेंगे। मेरे सुनने में बेटा ये आया कि तकरीबन मेरा ख्याल है वो 25 अगस्त से शायद वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं ओपनिंग टोकन देने के लिए, और उसके बाद भी 1 महीना होता है, तो अभी तो हमारे पास पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है टोकन के लिए भी। तो हम इसको 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कर रहे हैं। और इसमें ना आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो आप यकीन करें टीचर्स की है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो आपके बाकी टीचर भी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। वो इस सिलसिले में कि पहले वो काम करते थे 30 से 36 लेक्चर्स में सारे कंप्लीट करते हैं हम लोग, तकरीबन 36 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। 12 लेक्चर्स हम रखते थे डिस्कशन के। अच्छा, अब आप अंदाजा करने कब से हम स्टार्ट हुए पड़े, उसमें ज्यादा नुकसान टीचर्स का होना चाहिए, लेकिन टीचर्स आपके लिए बड़ी हिम्मत लगा रहे हैं। मेरी गुलामुल्लाह साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं ईद से पहले पहले खत्म कर दूंगा, तो मैंने कहा सर आप तो दिन रात लेक्चर लेकर इतना करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ईद तक हम सिर्फ हमारे 2 से 3 जो चैप्टर्स हैं वो रह जाएं, बाकी सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लें। तो अब बेफिक्र हैं इस बारे में, इंशाल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारा फर्ज भी है कि आपका सिलेबस जब तक आपकी तसल्ली ना हो हम लेक्चर्स नहीं छोड़ेंगे। कम से कम मैं लेक्चर नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी अपनी तसल्ली ना हो। ठीक है? और इसमें जी सर जी एक और एमसीक्यूज, एक दो एमसीक्यूज और करवा दें प्रैक्टिस के। मैं करवा दूंगा, तो आप इस सिलसिले में परेशान ना हो कि आप लोगों का सिलेबस बहुत पीछे होगा या इनकम्प्लीट होगा।
ऐसी बातें आपने बिल्कुल भी नहीं मानी। चलेंगे ये एक और वो कहते हैं कि इसमें एमसीक्यू हमें और करवा दें। सर जो चैप्टर जी एनिमली बेटा, है उसका आपने पीडीएफ देना था, अभी तक नहीं आया। बेटा आप यकीन करें, अच्छा कल भी मैं हॉस्पिटल में अम्मी के साथ रहा हूँ और अब मैं रात को 10:30 बजे वापस आया हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा आज मैं अभी आप लोगों की क्लास लेकर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में मीटिंग है, वहाँ पे भी शायद कुछ ऑनलाइन क्लासेस की भी ये बात होनी है, तो वहाँ पे भी अभी आप लोगों की क्लास लेने के बाद फौरन वहाँ पे निकल रहा हूँ। तो ये चीजें बाद का जरा थोड़ी सी मसरूफ हो जाती हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 1-2 दिनों तक आपको ये चले जी। ये एक और एमसीक्यू हम कर लेते हैं, एक बेटे ने रिक्वेस्ट की है, एक डॉक्टर साहब ने। लो जी, एट अ पर्टिकुलर लोकस एक पर्टिकुलर लोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर frequency of A is 0.6 and frequency of small a is 0.4. What would be value of heterozygous at equilibrium? इक्विलिब्रियम के अंदर हेट्रोजाइगस की वैल्यू क्या होगी? मतलब वो मतलब कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जरा देखिएगा, एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपके सामने है। वो कह रहा है कि अगर ए की फ्रीक्वेंसी ये है और स्मॉलर ए की फ्रीक्वेंसी ये है फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहा है हेट्रोजाइगस की वैल्यू क्या होगी? अब हेट्रोजाइगस की वैल्यू आपने निकालनी है बेटा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हेट्रोजाइगस? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब इसका कैलकुलेट करें जरा, कितना आएगा? कैलकुलेट करें जरा, कितना आएगा? अच्छा ऑप्शन उसने दी है आपको, ऑप्शन ए 4.8 0.36, ऑप्शन बी 0.16, ऑप्शन सी 0.24, ऑप्शन डी 0.48। सर 4 दिया। डेल्टा ऑप्शन। नहीं, इसकी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्या हो गया आपको, 0.24 जब आपने इसको मल्टीप्लाई दोनों को किया और मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ये डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अच्छा इसमें सर ये समझा दें दोबारा, ये मुझे नहीं समझा। बेटा वो कह रहा है कि एक लोकस है, उसके ऊपर ए है, डोमिनेंट जो है उसकी वैल्यू 0.6 है, जो रिसेसिव है उसकी वैल्यू 0.4 है। तो वो कह रहा है कि हेट्रोजाइगस की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब आपने हेट्रोजाइगस ये है 2pq, यानी आप इसको इस लफ्जों में लें तो इक्वेशन आपको यूं मॉडिफाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस स्मॉलर ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। अब आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। उसने वैल्यू ए की भी और स्मॉलर ए की भी आपको दी हुई है, तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। ये एमसीक्यू। सर जी इक्वेशन हमें दी होगी क्वेश्चन में? जी ये जो इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें स्टेटमेंट में दी होगी? नहीं, ये तो मैंने आपको वैसे दिया है। अब ये एमसीक्यू जैसे है। लो अब फाइंड आउट करें।
जी सर जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। चलो एक और एमसीक्यू है जी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी of alleles at locus that occurs by chance is A, mutation, B, selection, C, genetic drift, D, non-random mating। चलो मेरा बेटा। चार्ली सर ऑप्शन। सी ऑप्शन। Yes, the right answer is genetic drift। जो एक लोकस पे होती है हम उसको genetic drift कहते हैं। अच्छा सर आपने इसमें सर जी जी सर आपने बताया था कि ये एक मतलब एक लोकस से दूसरे वाले पे क्रोमोसोम पे जंप कर जाती है, यानी कि ड्रिफ्टिंग हो जाती है, तो लेकिन सर फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है ना। अच्छा फिर मैंने आगे आगे वाले लफ्ज आपने नहीं सुने थे। तो स्मॉलर पॉपुलेशन के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता। इट डज नॉट इफेक्ट द स्मॉलर पॉपुलेशन। और इसका जो असर होता है वो भी कुछ थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता। अच्छा जी इसमें चलिए जी एक परसों वाले में से है एनालोगस ऑर्गन्स help organisms in to live in। ऑप्शन ए है सेम हैबिटेट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बी डिफरेंट हैबिटेट, सी डिफरेंट बायोम्स, ऑप्शन डी आपके पास है इन्वायरमेंट। पहले आपने मुझे बताना है एनालोगस ऑर्गन होते क्या हैं। और इसका ए होगा। पहले मुझे बताएं स्ट्रक्चरली एनालोगस होते डिफरेंट क्या हैं। होते हैं लेकिन फंक्शनली सेम होते हैं। लो बेटा, राइट आंसर इज द सेम एनवायरनमेंट। मैंने एग्जांपल आपको याद होगा दी होगी, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ फ्लाइज। दोनों का काम फ्लाइंग का है, हवा के अंदर दोनों का काम है उड़ना। तो सेम हैबिटेट के अंदर ये काम है। और होमोलोगस ऑर्गन अगर हम इसी को मॉडिफाई करते हैं, अगर मैं यूं यूं करता हूं, homologous organ help organisms to live in डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट हैबिटेट्स। ये डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल फ्लिपर वेव जो है वो वाटर के अंदर, जो बैट है वो हवा के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर होमोलोगस ऑर्गन। चलिए बाकी इंशाल्लाह ताला सर फिर हम कल स्टार्ट इसका करेंगे जी बेटा। एनवायरनमेंट भी तो हो सकता है, डेल्टा। एनवायरनमेंट सारे एनवायरनमेंट ही है बेटा। वाटर इज आल्सो एनवायरनमेंट। देखो ना एनालोगस है, होमोलोगस है, तो पानी भी एनवायरनमेंट है, वाटर फ्लिपर वेल भी एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है। लैंड के ऊपर वो जो हॉर्स है उसकी 4 लेग्स भी वही काम कर रही है। जो बैट है वो भी हवा में उड़ रहा है, वो भी एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट कॉमन ऑप्शन से आ जाती है ना, हमने राइट वन चूज करनी है। सर अगर इन ऑप्शंस में सेम बायोम होता फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसके करेक्ट होना चाहिए।
ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह फिर बायोटेक्नोलॉजी हम कल स्टार्ट करेंगे और उसको कल ही लेक्चर में कोशिश करेंगे। बल्कि अगर मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ गया तो मैं सबसे कहूँगा कि हमारा 6 से 7 बजे वाला लेक्चर आपने तैयार रहना है, उसको नजर में जरूर रखना है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे 6 से 7 बजे आपने रेडी रहना है। अगर आपको मैसेज आया तो आपने जरूर क्लास लेनी है।